ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वंदना से महेश जी। सावधान, मातृ प्रणाम। 1 2 3। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या या वीणा दंडमंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा सरस्वती भगवती निशेषजाड्याः, शुक्लां ब्रह्मसारपरमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणापुस्तकधारिणी हस्ते मालिकां विदधति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। मातृ प्रणाम। 1 2 3। जी, केशव जी अनम्यूट कीजिए। बोलिए। केशव जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कनेक्शन चेक कीजिए अपना। हेलो। हाँ, आई आवाज। फिर गई, फिर चली गई। आवाज जा रही है केशव जी आपकी। नहीं आ रही। हेलो। हाँ, आई है। फिर चली गई, फिर चली गई। आप एक काम कीजिए, रहने दीजिए, मैं ऐसे ही करता हूँ। हेलो। हाँ, आई है, आई है, आई, बोलिए। चलिए इसके बिना ही करता हूँ मैं। हाँ जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे में सरल, अच्छा नमस्कार इधर नए लुक में भाई साहब हैं आज हमारे सामने, सरल स्वभाव मृदुभाषी श्री दिलीप वेदकर जी आज वक्ता के रूप में हमारे साथ हैं। आप लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। पहले आप गोवा के एक राजकीय इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहे हैं। 2002 में शैक्षिक सेवा निवृत्ति ली और पूर्णकालिक के रूप में विद्या भारती से जुड़े। विद्या भारती पश्चिम क्षेत्र अर्थात महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात
इसके मंत्री के रूप में, फिर राष्ट्रीय मंत्री के रूप में निर्वहन करते हुए वर्तमान में विद्या भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व आपकी ओर है। आप विद्वान हैं, आपने पोल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश 4 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बहुत अच्छे काउंसलर हैं, मोटिवेटर हैं और हमारे तो आदर्श शिक्षक हैं। आपके 1000 से अधिक लेक्चर हो चुके हैं, 500 से अधिक लेख छप चुके हैं और 5 पुस्तकें भी छप चुकी हैं। आपके पास शिक्षा जगत के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं। गोवा सरकार के सामने एक बार संकट था कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिकल कैसे कराएं, तो आपने ही आइडिया दिया कि मोबाइल लेबोरेटरी के द्वारा हम ये काम कर सकते हैं और सरकार ने वो प्रयोग अपनाया। सरकार उस प्रयोग में सफल भी रही। आज हमारे अति प्रिय श्री दिलीप जी से आज हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज आपका विषय है क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेटिव माइंडसेट। भाई साहब से आग्रह करूंगा कि हम सबके सामने अपना विषय रखें ताकि हम सब लोग लाभान्वित हो सके। भाई साहब दिलीप जी। बहुत 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 धन्यवाद। आज का जो विषय है वो बहुत बड़ा व्यापक है और आज की स्थिति में ये विषय एक महत्वपूर्ण विषय भी है। तो पहले उसका कुछ मैं वैचारिक सैद्धांतिक इस प्रकार का पक्ष रखूंगा और बाद में एक फॉर्मूला जो है जिसका उपयोग हम हमारी सोच करने में, सोचने में, नए नए आविष्कार करने में, समस्याओं का हल निकालने में हम कर सकेंगे, इस प्रकार का एक फॉर्मूला। ऐसे तो ये कह सकते हैं कि एक सैद्धांतिक है और उसके बाद करने वाला पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष। सबसे पहले कोई भी विचार अपने मन में आता है, कल्पना मन में आती है। जैसे मान लो कि मुझे एक विद्यालय खड़ा करना है, तो विद्यालय पहले कहाँ निर्माण होता है? विद्यालय पहले उसका भवन नहीं निर्माण होता, वो भूमि पर नहीं निर्माण होता। The things take place first in the mind. कोई भी बात, कोई भी चीज पहले मन में निर्माण होती है। किसी के मन में एक विचार आता है कि हमें एक विद्यालय खड़ा करना, तो पहले मन में ये विचार आता है और उसके बाद ये जो विचार उसको मूर्त रूप दिया जाता है, कृति में यह विचार प्रकट होता है। तो ये दो पक्ष है कि पहले मन कोई भी चीज कोई और बाद में प्रत्यक्ष उसका एक आविष्कार हमें देखने को मिलता है। तो अभी ये थिंकिंग जो है, ये थिंकिंग यदि ठीक से हो, डिसिप्लिन हो, तो नए नए बातें, नई नई विचार, नई नई कल्पनाएं, नई नई वस्तु निर्माण हो सकती है। अभी कभी बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोग एक ही दिशा में सोचते हैं। तो जब हम एक ही दिशा में सोचते हैं तो नया कुछ निर्माण नहीं होता, या तो होता भी तो उतना नहीं होता। लेकिन यदि हम इस प्रकार की एक हैबिट, आदत डेवलप करें कि जिसको कहें कि बहुदिशा सोच, भिन्न भिन्न दिशाओं में सोचेंगे। यदि हमने भिन्न दिशाओं में सोचना प्रारंभ किया तो उसके कारण नयापन आता है, नए आविष्कार होते हैं, हमारे सामने जो कुछ प्रश्न होते हैं उस प्रश्नों के उत्तर भी हमें मिलते हैं। अभी सोच कैसी होनी चाहिए? तो पहली बात आवश्यक है कि पूर्व ग्रह से मुक्त होकर सोचना, थिंकिंग विदाउट एनी बायस। मैंने एक बार ये करके पहले किया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ।
या तो उसने किया, उसको भी सफलता नहीं मिली, तो मुझे भी आगे ये नहीं करना है। इस प्रकार की सोच होती है, वो गलत सोच है। हो सकता है कि पहले मैंने किया और दूसरे किसी ने किया, उस समय हमें सफलता नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि आगे चलकर यदि हम कुछ नया, कुछ निर्माण करने का प्रयास करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं, सफलता मिल सकती है। तो पहले जो हमारा कंडीशनिंग होता है माइंड का, मन का, बायस सोच होती है, पूर्वग्रह सोच होती है, वो उस बायस सोच से, पूर्वग्रह से बाहर निकलना, मुक्त होना, ये अतिशय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नए सिरे से देखना, नए सिरे से सोचना। पहले मैंने ये करके देखा है, तब सफलता नहीं मिली, तो मैं अभी एक नए ढंग से, नए तरीके से, नए पद्धति से, नए सिरे से मैं देखूंगा, करूंगा, सोचूंगा। इसकी तैयारी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है सोच, धन से भी महत्वपूर्ण है सोच और सोचने की पद्धति। यदि सोचने की पद्धति अलग प्रकार की होती है तो उससे कई बातें निकल कर आती है। एक शब्द हम सब लोगों ने सुना है, प्रतिभा। प्रतिभा, तो प्रतिभा क्या होती है? उसमें ज्ञान, कल्पना शक्ति और चिकित्सक विचार, एनालिटिकल थिंकिंग, ज्ञान, कल्पना शक्ति और चिकित्सक विचार, इनका जब मिलन होता है तब प्रतिभा जागृत होती है। और एक शब्द है उपयोजित प्रतिभा, अप्लाइड क्रिएटिविटी, जिसको अप्लाइड बोल सकते हैं। तो ये प्रतिभा और उसके साथ यदि कल्पकता आती है तो सृजनशीलता उसी से निकलती है। सृजनशीलता अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी। और जिसके पास ये क्रिएटिविटी होती है, या जो कोई क्रिएटिव ढंग से सोचता है, वो नई नई बातें निर्माण कर सकता है। वो उसके सामने जो चुनौतियां खड़ी होती है, वो चुनौतियां का भी सामना कर सकता है। तो ये क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी फंडामेंटल। और अपने यहाँ ये क्रिएटिविटी, कुछ लोग, देयर आर सम पीपल हु आर बोर्न क्रिएटिव। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जन्म से ही, अल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह इस प्रकार के लोग होते हैं, जन्म से ही इस प्रकार के क्रिएटिव होते हैं। इसलिए कुछ कभी कभी लोगों को लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये क्रिएटिविटी हम नहीं समझ सकते, हमें ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ हद तक प्रयोग से, प्रयास से क्रिएटिविटी हम सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टीच क्रिएटिविटी। कुछ लोगों में इट इज बाय नेचर, कुछ लोगों में इट हैज टू बी नर्चर्ड। आज हम यहाँ सोचेंगे कि हाउ वी कैन नर्चर दिस क्रिएटिविटी amongst our students, amongst our teachers, amongst our principals। हमारे प्रधान आचार्य, हमारे कार्यकर्ता, हमारे आचार्य, हमारे छात्र भैया बहन, इनमें ये क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, कुछ लोग बच्चे उसमें होंगे जिनमें बाय बर्थ वो क्रिएटिविटी होगी, सृजनशील होगी, लेकिन कुछ बच्चों में ये हम निर्माण कर सकते हैं, कुछ आचार्यों में हम ये निर्माण कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी के लिए क्या क्या आवश्यक है, कौन कौन सी बातें आवश्यकता है? पहली तो ये बात आवश्यक है, कल्पना शक्ति का उपयोग करने की इच्छा। यदि हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तीव्र इच्छा है कि कल्पना शक्ति का मैं उपयोग करूं, मुझमें भी एक कल्पना शक्ति है लेकिन आज वो छिपी है, इट इज कवर्ड। ये नहीं कि मुझ में नहीं है, मुझ में है, भगवान ने मुझे दिया है और उसका मुझे उपयोग करना है, इस प्रकार की इच्छा। नंबर 2,
बहुत बार कुछ लोग कुछ करते नहीं, उसका एक कारण होता है कि यदि मैंने किया, कुछ प्रयोग किया, नई बात की और गलती हो गई, इफ देयर इज सम मिस्टेक, द पीपल विल लाफ एट मेरी, मैं नहीं कर सकता, मेरी गलती हो जाएगी। इस प्रकार का एक भय होता है सब लोगों के मन में, केवल बच्चों के नहीं। और ये गलती होगी, यह भय हमें आगे बढ़ाने नहीं देता। ये गलती करने का फ्रीडम भी देना चाहिए। ठीक है, गलती हुई तो हो गई, डजंट मैटर। यू कैन कमिट एज नंबर ऑफ मिस्टेक्स एज पॉसिबल, नथिंग रॉन्ग। गलती करना कोई गलत बात नहीं है, गलती होती है, होगी, लेकिन गलतियां करते 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 उसमें परफेक्शन आता है। तो गलती करने की हिम्मत, गलती करने का साहस, गलती करने का फ्रीडम भी देना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जिसने गलती करने की कभी की नहीं, गलती करने का साहस ही नहीं किया, वो व्यक्ति कुछ नया निर्माण नहीं कर सकता। तो अलाउ द पीपल टू मेक मिस्टेक्स, अलाउ द पीपल टू कमिट मिस्टेक्स। तीसरा, अपने मन में प्रश्न उठने चाहिए, बहुत प्रश्न उठने चाहिए। वैसे तो प्रश्न आते भी हैं मन में, लेकिन सिस्टमेटिक प्रश्न कैसे पूछेंगे, सिस्टमेटिक प्रश्न कैसे तैयार करेंगे, बनाएंगे, और प्रश्न पूछने का भी साहस होना चाहिए। ठीक है भैया, प्रश्न पूछ लो। आज अपनी स्थिति ऐसी है कि प्रश्न नहीं पूछते। क्लासरूम्स में, भारत के कक्षा खंड में जब पठन पाठन होता है, तब आचार्य एक प्रश्न पूछते हैं बच्चों को, दो प्रश्न पूछते हैं, और सारे भारत के छात्र दो ही उत्तर देते हैं। सबके उत्तर समान, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। पहला प्रश्न होता है आचार्य का, हैव यू अंडरस्टूड, क्या भाई समझ में आ गया? तो सारे बच्चे कोरस में कहते हैं अलग अलग भाषा में, यस सर, जी हाँ, समझ लो। भाषा अलग होती है, लेकिन प्रश्न का उत्तर होता है हैव यू अंडरस्टूड, यस। तो आचार्य दूसरा प्रश्न पूछते हैं, एनी डिफिकल्टी, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा है क्या, कुछ कठिनाई? तो कोरस में भारत के सारे छात्र उत्तर देते हैं, नो नहीं। लेकिन यदि आप बच्चों को प्रश्न पूछे, आपको सब समझ में आया क्या, तो प्रामाणिकता से बच्चे कहते कि नहीं, कठिनाई नहीं थी। वो कहते हैं कि सब कठिन। लेकिन ये क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि बच्चों के मन में दो प्रकार के भय होते हैं, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, लेकिन क्या लोग मुझे हंसेंगे, इसका भय, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट। तो इसके कारण प्रश्न पूछते ही नहीं बच्चे। इसलिए प्रश्न मूर्ति, बच्चों को आज प्रश्न मूर्ति बनना चाहिए। उठाओ प्रश्न, लिखो प्रश्न, पूछो प्रश्न, प्रश्न कैसे तैयार करना, प्रश्न कैसे पूछना, ये भी आवश्यक है। जब पैसे प्रश्न इस प्रकार के निर्माण होते हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर निकालने के लिए कुछ न कुछ प्रयास भी आगे चलते रहते हैं। प्रश्न ही नहीं तो आगे के प्रयास भी नहीं। अपने देश में एक दुर्भाग्य से क्लासरूम में एक कल्चर बना है, चुप बैठ, यानी कुछ मत पूछना, शांत बैठना, कुछ करना नहीं। ये कल्चर जो है, ये कल्चर हमें आगे नहीं बढ़ा सकता है। दूसरी बात है कि क्रिएटिविटी के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। संवेदनशील बच्चा, संवेदनशील व्यक्ति भी संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब दूसरे भावनाओं के बारे में संवेदनशीलता नहीं है। यहाँ संवेदनशीलता का मतलब है
भिन्न भिन्न प्रकार की जो खुशबू होती है, स्मेल, संवेदनशीलता, स्मेल के प्रति संवेदनशीलता, इस प्रकार की सूक्ष्म कलर्स, साउंड्स, शेप, खुशबू, ये समझने की एक इसको ये संवेदनशीलता आवश्यक है। ये खुशबू अलग है, ये खुशबू अलग है, ये कलर अलग है, यह कलर अलग है, ये ध्वनि अलग है, यह ध्वनि अलग है। ये इसमें जो अंतर करना, डिफरेंशिएट, वेरी माइन्यूट, ये जब आता है, इस प्रकार की भी एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। बाद में आता है अनेक प्रकार की समस्या ढूंढना। अपने अड़ोस पड़ोस में, घर में, विद्यालय में, समाज में, देश में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को पहचानना, घर में क्या क्या समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या, विद्यालय में क्या क्या समस्या है, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, समस्याओं को जानना, समस्याएं समझना। यदि मेरे ध्यान में समझ में आए कि ये एक दिस इज अ प्रॉब्लम, ये समस्या है, ये जब आइडेंटिफाई होती है, चिन्हित होती है, तो उसको दूर करने के लिए, वो समस्या हल करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास आगे बढ़ेंगे। समस्या की पहचान नहीं, समस्या की जानकारी नहीं, समस्या के बारे में कुछ जानता ही नहीं, समस्या के बारे में संवेदनशील नहीं, तो इस प्रकार का व्यक्ति कुछ नया सोच, कुछ नया प्रयोग कर नहीं सकता। इसलिए समस्याएं ढूंढना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, समस्या चिन्हित करना। बच्चों को हम ये भी कह सकते हैं कि आपके अपने क्लासरूम में क्या क्या समस्या है, कम आउट विद प्रॉब्लम्स, क्या कठिनाई है, क्या समस्या है, इस प्रकार की समस्याओं की एक लिस्ट बनाओ। उसके बाद उसमें से कुछ समस्या, एक आध समस्या लेकर, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये समस्या है, हमने चिन्हित की। अभी ये समस्या कैसे हम हल करेंगे, तो थोड़ा वो केवल समस्या बताता नहीं, समस्या हल करने की दिशा में वो कुछ पहल करता है, आगे बढ़ता है। तो कुछ नया आविष्कार, नया प्रयोग, नई बात, नया सुझाव, नया कुछ उसमें से निकलता है। उसके बाद में है निरीक्षण करने का स्वभाव, निरीक्षण करने का स्वभाव। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, तो ये आपके पास जो पेन है उसका थोड़ा निरीक्षण करो, उसका साइज क्या है, कलर क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसमें क्या क्या लिखा है, उसकी टिप कैसी है, उसका ढक्कन है वो किस प्रकार का है। इस प्रकार की केवल छोटी पेंसिल भी हो सकती है, पेंसिल का निरीक्षण, और निरीक्षण में जो जो बातें आती है उसके लिस्ट डाउन करो। तो ये एक्सरसाइज करने से अपने और बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता बढ़ेगी। अभी वस्तु का निरीक्षण करते करते स्थान का निरीक्षण करो, अपने विद्यालय का निरीक्षण करो, विद्यालय परिसर का निरीक्षण करो, शहर का निरीक्षण करो, बस्ती का निरीक्षण करो, व्यक्ति का निरीक्षण करो। तो ऐसे निरीक्षण करने का स्वभाव, निरीक्षण करने की एक आदत, निरीक्षण करने, वो केवल बाद में केवल निरीक्षण, वो निरीक्षण नहीं रह जाता, वो एक उसमें कुशलता भी है, निरीक्षण करने में बहुत कुशल है। आगे चलकर जब कुछ नया करना है तो ये निरीक्षण के आधार पर कुछ नया आगे हो सकता है, बढ़ सकता है, बन सकता है। निरीक्षण के बाद आता है कल्पना विहार। कल्पना करो, केवल कल्पना करो।
जब किसी ने पंछी देखे जो उड़ते थे और उन्होंने कल्पना की कि यदि मुझे पंख होते तो, इस प्रकार की कल्पना थी। और यही कल्पना जब आगे आगे बढ़ती गई, विकसित हो गई, तब आज हम देखते हैं आकाश में मानव विमान के आधा सहारे से उड़ता है। लेकिन इसका प्रारंभ कहां? उड़ने वाले पक्षी देखकर किसी के मन में विचार आया, यदि मुझे पंख होते और मैं भी इस प्रकार से ही उड़ जाता तो। कल्पना कर, यदि आप ऐसे कर सकते तो, यदि आप वैसे कर सकते तो, यदि आपको ये मिला तो, यदि आपको वो मिला तो, इस प्रकार की कल्पना जिसको हम कहते हैं कि वाइल्ड इमेजिनेशन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत बार इस प्रकार की कल्पना कुछ लोगों को लगता है कि अरे क्या है, दिस इज समथिंग इडियोटिक है, ये मूर्खता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा भी कहने वाले लोग होते हैं। लेकिन इमेजिनेशन करना, कल्पना करना, वाइल्ड इमेजिनेशन करना, इसी के आधार पर कुछ बहुत नई अद्भुत चीज भी बनती है। जैसे अपने उदाहरण लिया विमान का उदाहरण, एयरक्राफ्ट का विमान लिया, उदाहरण लिया। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हम ले सकते हैं, लेकिन उतना अपने पास समय नहीं है। उसके बाद आता है एक टेक्निक होते हैं जिसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। कोई भी एक चीज दी जाती है, कल्पना दी जाती है, विचार दिया जाता है, समस्या दी जाती है और कहा जाता है कि करो, ये कैसे हल हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की जो समस्या है, कोरोना की समस्या, ये महामारी की समस्या, ये महामारी की समस्या पर दवा निकालनी है, क्या क्या हो सकता है? तो आज पूरे दुनिया में का प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं। बहुत लोग कर रहे हैं। संकट जो आते हैं, वो संकट अपने साथ अवसर भी लेकर आते हैं। जैसे कि कोरोना आज एक एडवर्सिटी है, महामारी है, लेकिन दिस कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी। और भारत ने इसका अवसर के रूप में इसको परिवर्तित करने का भी प्रयास किया। India has becoming successful in converting this adversity into an opportunity. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। जैसे कि घर से बाहर निकालते समय आज कोरोना के महामारी के इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? व्हाट इज द केयर टू बी टेकन? सोचो भाई, क्या क्या सावधानियां हमें लेनी चाहिए और किस प्रकार से सावधानता हम ले सकते। तो ये जब आया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, लोगों ने सोचना प्रारंभ किया, तो कई तरीके, कई पद्धतियां, कई बातें आने लगी है। जैसे कि मास्क के भी अनेक प्रकार आने लगे। केवल मुंह और नाक को ढक्कन करना या मास्क लगाना, ये आया है। तो कुछ लोगों ने पूरे फेस को एक प्रकार का शील्ड लगाना, एक प्रकार का शील्ड ट्रांसपेरेंट लगाना, पूरे इसको भी कुछ लोगों ने किया। तो ये सब कब होता है? जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, तब ये सब होता है। सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। अभी सैनिटाइजर के भी अनेक प्रकार के आविष्कार होने लगे हैं, अलग अलग प्रकार की बातें सामने आने लगे हैं, उसमें भी अनेक अनेक पद्धति, प्रकार हम सबके सामने आ रहे हैं। तो ब्रेनस्टॉर्म, अभी ये कल्पना शक्ति जो है, उसके विकास के लिए हाउ यू कैन नर्चर दिस क्रिएटिविटी, सृजनशीलता का विकास कैसे हो सकता है? तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है? एक तो उसकी महत्वपूर्ण बात है प्रवास। जब हम विविध स्तर, विविध क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जाते हैं, देश में जाते हैं, गांव में जाते हैं,
बस्ती में जाते हैं, प्रवास करते हैं, तो प्रवास में अनेक नई नई बातें हमारे सामने आती है। दूसरा है छोटे छोटे बच्चों से संपर्क, बाल संपर्क, क्योंकि बच्चों के मन में अनेक प्रकार की कल्पना होती है। चिल्ड्रन माइंड आर वर्जिन माइंड्स, बच्चों के मन जो है वर्जिन होता है, और उसमें जो बड़े बड़े लोग सोच नहीं सकते, इस प्रकार की सोच बच्चों की भी कभी कभी होती है। वो वेरी वर्जिन होती है, फर्टाइल, बंधन नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोक लज्जा नाम का एक बहुत बड़ा बंधन होता है, लेकिन छोटे बच्चों में एक लोक लज्जा का बंधन नहीं होता। इसलिए जो मन में आता है, जो उनको लगता है, वो बोल जाते हैं, वो करते हैं, हिचकिचाहट नहीं रहती। तो ये बाल संपर्क बच्चों से, जब छोटे छोटे इनोसेंट बच्चों से जितना अपना संपर्क होता है, रहता है, वो भी कल्पना शक्ति के विकास के लिए बहुत बड़े अच्छा हमें मदद मिलती है। उसके बाद आता है खेल, अनेक प्रकार के खेल, खेलों से भी कल्पना शक्ति का विकास होता है। पजल्स, पजल्स जो हम बच्चों के लिए केवल पजल्स नहीं है, केवल समय बिता, पजल्स के कारण नए नई सोच आती है। की हॉबीज, लेखन, पठन, ये सब बातों से, इन सब बातों से कल्पना शक्ति का विकास होता है। अभी ये सब एक सैद्धांतिक कह सकते हैं कि पक्ष हो गया। अभी हम देखेंगे ये सारा जो कल्पना शक्ति है, सृजनशीलता या क्रिएटिविटी है, उसका एक सूत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम कह सकते हैं कि फॉर्मेट, फॉर्मूला, प्रकार के सूत्र आए हैं, लेकिन वो ध्यान रखने के लिए एक फॉर्मूला है, स्कैम पर। जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, स्कैम पर। और उसका स्पेलिंग है SCA स्क्वायर, SCA स्क्वायर M क्यूब, मतलब 3 क्यूब, 3M, PER स्क्वायर, स्कैम पर। मैं एक फिर बार दोहराता हूं, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, C फॉर कॉम्बिनेशन, उसके बाद 2 A आते हैं, एडिशन एंड एडाप्टेशन, एडिशन और एडाप्टेशन। ये बाद में हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे, पहले तो केवल नाम, फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए बहुत आसान, एक ही शब्द ध्यान में रखना है, स्कैम पर, स्कैम पर, SCA स्क्वायर यानी 2 A, M 3 बार, 3 M आएंगे, P, एक P, एक E और 2 R स्क्वायर। तो ये बना अपना फॉर्मूला, स्कैम पर फॉर्मूला फॉर क्रिएटिविटी। अभी इसमें टोटल 11 शब्द आते हैं, स्कैम्पर में 11 शब्द आते हैं। मैं एक बार सब 11 शब्द पढ़ता हूं। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन हिंदी में हम कह सकते हैं कि पर्याय या विकल्प, सबसे आसान शब्द है विकल्प, सब्स्टिट्यूशन, विकल्प। दूसरा शब्द है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इकट्ठा करना, 2 अलग अलग चीजें एक स्थान पर लाना, कॉम्बिनेशन। तीसरा है एडिशन, टू ऐड, जोड़ना, बढ़ाना, एडिशन। चौथा है
एडाप्टेशन, ADAPTATION, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब होता है अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका अनुकूलन करना, परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन उसको ढालना। और एडाप्टेशन, उसके बाद आते हैं 3 M से शुरू होने वाले शब्द है मैक्सिमाइजेशन और मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड मॉडिफिकेशन। छोटा सा बड़ा करना, मिनिमाइज उसका ठीक विपरीत है मिनिमाइज, छोटा करना या घटाना, कम करना। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन, परिवर्तन करना या बदल करना, मॉडिफाई। अभी ये शब्द हो गए। उसके बाद आता है पी से शुरू होने वाला एक है पुट टू अदर यूज, पुट टू अदर यूज मतलब अन्य उपयोग करना। सामान्यतः जिस वस्तु का हम जिस हमारे रोज के जीवन में उपयोग करते हैं उससे हटकर कुछ उसी वस्तु का अन्य पद्धति से, अन्य तरीके से उपयोग करना, पुट टू अदर यूज, अन्य उपयोग। वो डिटेल में मैं आऊंगा। उसके बाद आता है ई, और ई से शुरू होने वाला शब्द है एलिमिनेशन, ELIMINATION, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है हटाना, निकालना। कोई भी चीज एलिमिनेट करना, पूरा उसमें से निकाल दी, हटा दी। उसके बाद आते हैं 2 शब्द जो आर से शुरू होते हैं। आर से शुरू होने वाले 2 शब्द है, एक है रिवर्सल, रिवर्स गियर आप जानते हैं, पीछे जाने वाला, पीछे जाने के लिए, तो रिवर्स करना यानी उल्टा करना, जो हम रोज करते हैं। प्रारंभ से अंत करते, अंत तक जाते, तो वो अंत से प्रारंभ हो रहा, उल्टा करना। और बाद में अंत में आता है शब्द रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, पुनर्रचना, पुनर्रचना करना। एक ढंग से हमने रचना की है, वो सारा रचना बदल दी और अलग प्रकार से, अलग ढंग से वो रचना हमने दूसरे प्रकार से उसको पुनर्रचना। अभी ये जो सारे शब्द है इसका एक एक उदाहरण लेकर हम थोड़ी विस्तार में इसकी चर्चा करेंगे जो समय हमारे पास बचा है। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन, उदाहरण लेंगे। विकल्प है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है विकल्प। फॉर एग्जाम्पल, आज दुनिया में जो फ्यूल है, पेट्रोल है, वो उपलब्धता कम 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 हो रही है, और एक थोड़े दिनों में, थोड़े कई सालों में ऐसी भी हो जाएगी स्थिति कि दुनिया का पूरा सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फ्यूल खत्म हो जाए। तभी ये कम होने के कारण उसकी कीमत भी अधिक होती है। तो इस पर ये फ्यूल के लिए, पेट्रोल के लिए क्या विकल्प हो सकता है, क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? अभी इस दिशा में जब प्रारंभ विचार लोगों ने शुरू किया, सोचना प्रारंभ किया, तो अभी कई विकल्प सामने आने लगे। जैसे कि प्लास्टिक से पेट्रोल बनाना प्रयोग हुआ है, छोटी मात्रा में, लेकिन संभव है। अभी अभी मुझे लगता है कि कभी फेसबुक और अभी अभी देखा था, इजराइल में ऐसी गाड़ियां बनाई जो हवा और पानी पर चलने वाली गाड़ियां। फ्यूल और पेट्रोल का क्या विकल्प है? तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। और हम देखते हैं कि अपने विद्यालय में कई स्थानों पर अभी इलेक्ट्रिसिटी
का विकल्प क्या हुआ है? सोलर एनर्जी। कई विद्यालयों में, कई घरों में लोग अपनी सौर ऊर्जा पर चलने वाले उपकरण का प्रयोग करने लगे। लोगों ने अपने बिल्डिंग्स पर वो सौर ऊर्जा के पैनल्स बनाए रखे हैं। और अभी ये सौर ऊर्जा कैसे उसका उपयोग हो गया? जब लोगों ने सोचना प्रारंभ किया कि फ्यूल के लिए, पेट्रोल के लिए कुछ ना कुछ विकल्प चाहिए। जैसे घर बनते थे, फर्नीचर बनता था, तो उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जाते थे। और पेड़ बड़ी मात्रा में काटने के कारण पर्यावरण का ह्रास हमने देखा है। तभी ये पेड़ बचाने हैं और मनुष्य की जो आपूर्ति वो भी होनी है, उसका घर भी बनना है, उसको फर्नीचर भी चाहिए। तो इसको लेकर सामने क्या आया? विकल्प क्या आया? प्लास्टिक। अभी घरों में हम देखते हैं कि फर्नीचर, कुर्सियां पहले लकड़ी की होती थी, अभी ये प्लास्टिक की कुर्सियां आ गई। अभी अभी हम विकल्प देखते हैं कि ये महामारी के कारण विद्यालय में आना कठिन है, विद्यालय चलना आज के तारीख में कठिन है। तो अभी पढ़ाई तो चलनी चाहिए। तो बहुत लोगों ने इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प निकाला है कि ऑनलाइन पढ़ाई। जैसे आज प्रशिक्षण, वास्तव में मई महीने में विद्या भारती के पूरे देश में कई प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग चलते कई सालों से। लेकिन आज महामारी के कारण आचार्यों के प्रशिक्षण वर्ग नहीं चल सकते। उस पर विकल्प क्या है? उस पर विकल्प जो आज हम अभी अभी चल रहा है, वो उस पर विकल्प है कि ठीक है, इकट्ठा आकर एक स्थान पर सब आचार्यों को बुलाकर वर्ग लगाना कठिन है। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या? तो आचार्य अपने घर में बैठेंगे, प्रधान आचार्य अपने ऑफिस में बैठेंगे, या आचार्य अपने विद्यालय में बैठेंगे, और वहां बैठे बैठे एक दूसरे से कुछ सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो अभी अभी अपना ये जो चल रहा है, ये भी एक विकल्प है, सब्स्टिट्यूशन है, प्रशिक्षण वर्ग। बैठकें चलती हैं, आज भी बैठकें चलती हैं। बैठकों के लिए आज इकट्ठा होना संभव नहीं है, लेकिन जहां जहां हम अपने अपने घर में बैठे बैठे, अखिल भारतीय बैठक होती है, प्रांत की बैठक होती है, क्षेत्र की बैठक होती है, विद्यालय की बैठक हो सकती है। पहले तो सेमिनार कहते हैं, आज एक नया शब्द आया है, वेबिनार। वेबिनार इसका मतलब वेब से जुड़कर हम एक दूसरों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। तो ये सारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन, विकल्प। इस प्रकार का ये जो प्रिंसिपल लगा है, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए विकल्प क्या है? तो कई चीजों के लिए कई, और केवल ये विकल्प, ये सारी जो फॉर्मूला है, वस्तु के लिए नहीं है, केवल वस्तु के लिए नहीं है। इसके बजाय वो वस्तु, उसके बजाय ये वस्तु, ऐसा नहीं है। ये कहाँ भी उपयुक्त होता है, अप्लाई हम कर सकते। दूसरा आता है, दूसरा शब्द है जो मैंने दिया है, वो है कॉम्बिनेशन, इकट्ठा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरा हाथ, यह जो चश्मा है, स्पेक्स है, तो बहुत पहले दो प्रकार के चश्मे लोगों के पास होते, दो प्रकार के चश्मे होते, और शॉर्ट साइट एंड लॉन्ग साइट। दूर का देखने के लिए अलग चश्मा, और नजदीक जो होता है उसको देखने के लिए अलग चश्मा। आज ऐसी स्थिति नहीं है। ये दोनों चश्मों को अभी, जो स्पेक्स है, उसको वो कंबाइन किया है, और इसके कारण एक नए प्रकार का चश्मा हम सब लोग पहनते हैं, वो बायफोकल है। इसमें दो है, नीचे वाले हिस्से से हमको पढ़ने के लिए है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो दूर का देखने के लिए। वो स्पेक्स का उदाहरण है, कॉम्बिनेशन का। पहले, आज शहरों में कम जगह होती है, एक कम जगह का उपयोग करने के लिए बहुत बड़ा फर्नीचर, बहुत फर्नीचर उपयुक्त नहीं है। तो आज क्या है? आज हम देखते हैं कि पहले सोफा अलग होता है, बड़े बड़े जो घर होते हैं उसमें सोफा अलग होते हैं, और बेड अलग होता है। आज सोफा कम बेड हो चुका है। सोफा और बेड
दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और एक नई चीज बन गई। पहले हम देखते थे कि एक इमरजेंसी लाइट होता था, इमरजेंसी लाइट। बाद में केवल लोगों ने सोचना इसमें और हम कुछ ला सकते हैं क्या, कंबाइन कर सकते हैं कि इसके साथ। तो इमरजेंसी लाइट के साथ साथ उसमें रेडियो आ गया, उसमें टेप रिकॉर्डर आ गया, उसमें कई बातें आ गई और इसके कारण 2 in 1। पहले रेडियो अलग होता था, टेप रिकॉर्डर अलग होता था, तो दो अलग चीजें संभालना भी बहुत कठिन था, खर्चीला भी था। तो लोगों को मन में आया कि ये क्यों ना दोनों का कॉम्बिनेशन हो और इसके कारण 2 in 1। आज हमारे पास जो मोबाइल है, ये मोबाइल में कितनी बातें कंबाइन हो चुकी है। वो केवल मोबाइल नहीं है, इसमें कैमरा है, इसमें घड़ी है, इसमें कैलकुलेटर है। तो कई कई बातों का, कई चीजों का कॉम्बिनेशन ये इसमें आया है। ये कैसे हो गया? कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल के सहारे से, सहायता से एक नई चीज बनी है। बाद में आता है एडिशन, जोड़ना, इसको जोड़ना। जैसे कि पेंसिल है, इस पेंसिल को क्या क्या जोड़ सकते हैं हम? तो पेंसिल को ऊपर से रबर जोड़ सकते हैं, पेंसिल को ही और क्या जोड़ सकते हैं कि यदि हम बच्चों को बोले कि पेंसिल में और क्या क्या हम जोड़ सकते हैं। हमारी छाता है, इस छाता में क्या क्या हम जोड़ सकते हैं। What more things can we add to the umbrella? इस प्रकार का यदि हमने बच्चों के सामने रखा तो बच्चे अनेक, केवल बच्चे नहीं, कोई भी लोग कहेंगे कि इसमें ये जोड़ो, वो जोड़ो, वो जोड़ो, इसका एडिशन होना चाहिए, उसका एडिशन होना चाहिए। इस प्रकार के कई बातें सामने आएगी, सुझाव आएंगे और इन सुझावों का यदि वो हमने वो प्रैक्टिकल किया तो एक नई चीज बन सकती है। तो एडिशन। उसके बाद आता है एडाप्टेशन। हमारे घर में बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी, हम घर में इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, मेरा छोटा उपकरण होता है। ये उपकरण यदि मुझे चलाना है तो जिस पावर की इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर में वो नहीं चलती, इसलिए मैं दूसरा छोटा उपकरण का उपयोग करता हूं, उसका नाम है एडाप्टर। एडाप्टर क्या होता है? वो जो इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है, करंट, वो वेरी हाई, मुझे इसमें कम चाहिए, तो उसको ढालने के लिए, एडाप्ट करने के लिए छोटा उपकरण उसको एडाप्टर। उसी प्रकार से कल्पना कीजिए कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, रशिया में कोई एक चीज चलती है, लेकिन वो जैसी वहां चलती है वैसी ही हम हमारे देश में, देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसी की वैसी हम हमारे देश में लागू नहीं कर सकते। तो क्या आवश्यक है? आवश्यकता इसकी लगी कि उसको अपने यहाँ जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, युगानुकूल उसको परिस्थिति अनुकूल बना। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई ब्रिटिश काल से अपने कोर्ट में वकील लोग वो कोट भी पहनते थे और उसके ऊपर गाउन भी पहनते। अभी ये ब्रिटिश परंपरा चलती थी, वहां के एनवायरमेंट, वातावरण को, हवामान को सूट भी है इंग्लैंड के। लेकिन भारत में ये कोट पहनना, टाई पहनना और उसके ऊपर ये काला गाउन पहनना, दिस इज समथिंग, इट लुक्स वेरी फनी। तो अभी अभी कहा है कि ये वकालत तो चलेगी, वकालत आर्ग्यूमेंट करना केवल गाउन पर थोड़ा निर्भर है। तो अभी छूट दी है कि वो ये काला गाउन आप यदि उसका उपयोग नहीं किया तो भी चलेगा। तो ये क्या हुआ है? एडाप्टेशन, अपने यहाँ जैसा चाहिए वैसा हमने लिया है। जैसे मोटर, फॉर एग्जांपल मोटर का आविष्कार हो गया, मोटर जो घूमता है। अभी इसी मोटर का उपयोग करके हम फैन चलाते हैं, मिक्सर चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, कई बातें, कई चीजें इस पर चलती है। तो मोटर का एडाप्टेशन किया। शिक्षा पद्धति में भी इस प्रकार के अनेक कल्पना की एडाप्टेशन हो सकता है।
करना भी चाहिए। अपनी जैसा दिल्ली में विद्यालय चलेगा, उसी प्रकार से भारत के किसी एक छोटे कस्बे में गांव विद्यालय नहीं चलेगा। तो शिक्षा तो चलनी चाहिए, लेकिन उसका वहां के स्थानिक आवश्यकता के अनुसार एडेप्टेशन, अनुकूलन करना, ढालना, कोई भी विचार, कल्पना अपने लिए उपयुक्त बनाना, ढालना, अनुकूलन करना, ये यदि होता है तो उसमें से कई बातें, नई चीजें बन सकती। उसके बाद आता है एक शब्द जो आता है, एम से शुरू होने वाले 3 शब्द हम देखेंगे। उसमें से पहला है मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइज या मैक्सिमाइजेशन, इसका मतलब है बड़ा करना, बड़ा करना। फॉर एग्जाम्पल, बढ़ाने की आवश्यकता है क्या, बड़ा करने की आवश्यकता है? मैं कहने के शुरू में क्या केवल वस्तु नहीं, आज के जो कोरोना वगैरह ये तो रहने वाला है, ऐसे सब लोग कहते हैं। अभी अभी तो उसका कोई इलाज, गारंटेड उपचार उसका नहीं मिला है, ये रहने वाला है। तो इसके साथ हमें जीना है। इफ यू हैव टू लिव विद दिस, तो कैसे जिएंगे? तो इसके लिए आज की आवश्यकता है, डॉक्टर लोग भी कहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। व्यक्ति को, परिवार को, विद्यालय को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने विद्यालय में आने वाले बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। परिवार को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने परिवार के सब लोगों की इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति, अभी सारे लोग कह रहे हैं आज के जमाने, आज की स्थिति में कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाओ। तो बढ़ाने का मतलब ये प्रिंसिपल केवल वस्तु बढ़ाना नहीं है। तो इम्यूनिटी तो दिखती नहीं है, जो हम देख नहीं सकते, इस प्रकार की बातों के लिए भी ये क्रिएटिविटी उपयुक्त है। इम्यूनिटी बड़ा करो। किसी के मन में एक कल्पना आई कि जो वाटरमेलन होता है, तरबूज, उसको लगा कि वाटरमेलन बहुत बड़ा होना चाहिए, और उसने उन्होंने प्रयोग शुरू किया। और मैंने एक बार देखा कि एक वाटरमेलन इतना बड़ा था कि वो उठाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता पड़ी और ट्रक में डालना पड़ा। तो ऐसे क्या क्या बढ़ा सकते, जैसे कि विद्यालय के अवर्स बढ़ाना। आज हमारा विद्यालय मान लो 6 घंटे चलते हैं, 5 घंटे चलता है। तो भारत में ऐसे भी कुछ विद्यालय है जिन्होंने अपने विद्यालय के जो कालांश है वो बढ़ाए। 6 घंटों के स्थान पर ये विद्यालय 12 घंटों तक चलते हैं। महाराष्ट्र में मेरी जानकारी में कम से कम 15 विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चे सुबह 7 बजे आते थे और शाम को 7 बजे विद्यालय से घर चले जाते। तो विद्यालय का जो पूरा पीरियड है वो 12 घंटे का हो गया, बढ़ाया। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में पुणे के पास एक विद्यालय है। सामान्यतः विद्यालय साल में 200 दिन वगैरह चलता है, 220 दिन। लेकिन ये जो विद्यालय महाराष्ट्र में पुणे जिले में है, वो विद्यालय 365 दिन चलता है। So what has happened here? They have increased, some schools have increased the school hours, and there are some schools which have increased the days. पूरे साल में विद्यालय चल रही। तो ये मैक्सिमाइज करना, क्या क्या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और मैंने कहा ना, केवल वस्तु नहीं, दिल भी बड़ा करना चाहिए। मैक्सिमाइज, आपका दिल भी बड़ा करो। हम कहते हैं ना भैया, अरे भाई बड़े दिल की बात, दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो, सोच, बड़े सोच। तो ये सारा मैक्सिमाइज, जो हम वस्तु देख सकते हैं वहां से लेकर जो हम नहीं देख सकते हैं, ये बढ़ाना, ये भी हो सकता है। उसके बाद आता है मिनिमाइज, छोटा करो। जैसा बड़ा करो वैसा छोटा। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। लोगों ने वट वृक्ष देखा,
और कुछ लोगों को ऐसा लगा ये वटवृक्ष मुझे मेरे ड्राइंग रूम में रखना है, मेरे घर में एक छोटा वटवृक्ष रखना है। बड़े बड़े पेड़ है, इस प्रकार के पेड़ मुझे घर में रखना। तो ये विचार छोटा कैसे करेंगे, छोटा कैसे करेंगे, छोटा कैसे करेंगे, ऐसा विचार करते 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 आज एक शाखा, ज्ञान की शाखा बड़ी है, वो है बोनसाई। हम घरों में भी एक छोटे पीपल के वृक्ष देखते हैं, हम घरों में बहुत छोटे वृक्ष, वट वृक्ष देखते हैं। तो ये जो बोनसाई है, एक नया आविष्कार हो गया, नई पद्धति, नई कुछ बात, नयापन आया। तो छोटा क्या क्या हो सकता है, जैसे कि जब पहला कंप्यूटर बना तो वो कंप्यूटर बहुत बड़ा था, एक कमरे, उसकी साइज, इट वाज ऑफ द साइज ऑफ वन रूम, एक कमरा जैसा था। अभी ऐसा कंप्यूटर पहले तो बना, लेकिन बाद में उसमें सोचना प्रारंभ किया, हो गया, लोग सोचते रहे एक इसकी साइज कम कैसे करेंगे, कैसा छोटा करेंगे, कैसा छोटा करेंगे, कैसा छोटा करेंगे। और ऐसे सोचते 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 हमने जो कंप्यूटर 25 साल में हम पहले हम जो यूज करते थे, वो कंप्यूटर अभी अभी आउटडेट हो गया है। और आज हम लैपटॉप भी नहीं, लैपटॉप से भी आगे बढ़कर पाम टॉप पर आ गए, इतना छोटा। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, जो चीज बहुत बड़ी होती थी उसको छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, ऐसे करते करते नई बात है, नैनो कार आ गई, बड़ी बड़ी कार्स होती है, तो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो कार। मेडिसिन में भी इस प्रकार के नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। बहुत बहुत छोटी छोटी चिप्स अभी बन रही है, और एक छोटी चिप में कितनी जानकारी, कितना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो ये सब कैसे हो गया, जब लोगों ने सोचना प्रारंभ किया कि मिनिमम, ये प्रिंसिपल का उपयोग किया, मिनिमाइज करो, छोटा करो, घटाओ, कम करो। ऐसा और क्या क्या कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की स्थिति में क्या हम हमारी आवश्यकताएं कम करने की आवश्यकता नहीं, क्या आवश्यकताएं कम करने की आवश्यकता, जैसे कहते कि नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड, ग्रीड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। और लोगों का आज की जो जीवन शैली है, वो ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इंक्रीजिंग नीड्स। अभी फिर एक बार लोगों ने सोचना प्रारंभ किया है कि अपनी जो आवश्यकता है वो कम करो, कम करो, कम करो। तो ये मिनिमाइजेशन। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन यानी बदल करना, परिवर्तन करना। एक बहुत अच्छा उदाहरण, नौजवान युवा लोग मोटरसाइकिल लेते हैं, और वो जो मोटरसाइकिल लेते हैं उसमें उस मोटरसाइकिल को मॉडिफाई कर, कभी के लिए उसका जो स्टीयरिंग होता है, वो स्टीयरिंग अलग प्रकार का, ओरिजिनल स्टीयरिंग निकालते हैं, दूसरा स्टीयरिंग लगाते हैं, उसके टायर्स बदल देते हैं, उसका जो सीट होता है वो बदलते हैं, और मोटरसाइकिल में पूरा मोटरसाइकिल मॉडिफाई करते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल फोल्डिंग टेबल भी है, फोल्ड करते हैं, मॉडिफाई। अभी अभी हम जो फर्नीचर भी ऐसा देखते हैं कि जो फोल्ड कर सकते हैं, गाड़ी में डाल सकते हैं, कुर्सी फोल्ड कर सकते हैं, स्टूल फोल्ड कर सकते हैं, मैदान पर ले जा सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन। तो अपने पढ़ने की जो पद्धति है, पाठन पद्धति है, वो उसमें भी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, उसमें भी बदल करने की आवश्यकता है। जैसे कि पहले हम क्लास में खड़े होकर पढ़ाते थे, आज वो पद्धति, उस पद्धति को भी मॉडिफाई करने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। तो ये मॉडिफिकेशन वस्तु से लेकर कल्पना और विचार, सब में ये मॉडिफिकेशन का भी उपयोग है। उसके बाद आता है पुट टू अदर यूज।
सामान्यतः ऐसा होता है कि वस्तु के उपयोग निश्चित होते हैं और एक दिशा में सोचने वाला उस वस्तु का उपयोग उसी पद्धति से करता है, दूसरे के लिए नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गिव मी एन एग्जाम्पल। चौक है जिसे हम लिखते हैं बोर्ड पर, वो चौक जो है उसका उपयोग क्या, एक ही उपयोग जानते हैं, लिखना। लेकिन ये एक, दिस इज अ चौक विच इज वाइट, इसके क्या क्या अन्य उपयोग हो सकते हैं। इस प्रकार से, इस दिशा से यदि विचार करना प्रारंभ किया तो ये एक चौक जिसका हम केवल लिखने के लिए उपयोग कर सकते थे, उसके अनेक उपयोग ध्यान में आए। अभी अपने अपने विद्यालय में, विद्या भारती के अनेक विद्यालय सामान्यतः जहां पढ़ाई होती, ठीक है, लेकिन अभी अपने जो विद्यालय हैं, सुबह विद्यालय चलते हैं, शाम को विद्यालय के जो कमरे होते हैं, स्थान होता है, मैदान होता है, इसका अन्य काम के लिए कुछ उपयोग हो सकता है क्या? तो कुछ लोगों ने प्रौढ़ों के लिए, अभिभावकों के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने विद्यालय का खाली समय में अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग करना शुरू किया। और अभी तो कोरोना के समय अपने विद्यालय का उपयोग क्वारंटाइन करने के लिए भी किया है। सो एक्चुअली विद्यालय क्या होता है? विद्यालय पढ़ाई होती है, एक उसका लेकिन समय के मांग के अनुसार विद्यालय का उपयोग आज हम क्वारंटाइन करने के लिए भी कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग द स्कूल्स प्रीमाइसेस फॉर द पर्पस व्हिच वी हैड नेवर एक्सपेक्टेड, व्हिच वी हैड नेवर थॉट। राष्ट्रीय संघ का रेशीम बाग का कार्यालय, जहां केवल बैठकें वर्ग चलती थी, वहां भी अभी एक क्वारंटाइन अस्पताल के रूप में उसका परिवर्तन किया है। सो पुट टू अदर यूथ्स। उसके बाद आता है एलिमिनेशन, हटाना, निकालना। पहले हमारे घर में जो फोन होता था तो एक स्थान पर होता था, उसको कॉर्ड वगैरह होता था। आज मन में विचार आया कि ये कॉर्ड से जो बंधक बना है फोन, उसको हटाना चाहिए। तो इसके कारण क्या आ गया? कॉर्डलेस फोन आ गया। ग्रेप्स जो होती है, वो ग्रेप्स अभी हम देखते हैं कि सीडलेस ग्रेप्स, जिसमें बीज न हो। मोटरसाइकिल, बहुत पुरानी मोटरसाइकिल का बहुत ज्यादा आवाज होता था, आवाज बहुत होता था, साउंड बहुत करती थी। तो बाद में आया कि ये साउंड हटाना चाहिए, ये अननेसेसरी इरिटेटिंग जो साउंड है वो हटाना चाहिए। तो कैसे, ये जब शुरू हुआ तो उसको एक साइलेंसर बिठाया गया। पहले जो पिस्टल होता था उसकी गोली निकालने से आवाज आती थी, अभी वो साइलेंसर, उसको भी बिठाया गया। तो ये क्या क्या एलिमिनेट करना, हटाना क्या? केवल मैंने बार बार कह रहा हूं कि कोई वस्तु के लिए एप्लीकेशन नहीं है। लोगों में आलस है, लेजीनेस है। दिस लेजीनेस हैज आल्सो टू बी एलिमिनेटेड। ये भी एलिमिनेट करना चाहिए, ये भी हटाना चाहिए। अभी कोरोना के समय में लोग कहते हैं कि सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, लेकिन सैनिटाइजर का उपयोग करते, पब्लिक स्थान पर सैनिटाइजर का उपयोग करते समय एक बात हटानी चाहिए। ऐसा ध्यान में आया कि उसी को सब लोगों ने यदि हाथ लगाया तो वो हाथ लगाने से वायरस बढ़ेगा। तो हाथ न लगाते हुए भी वो सैनिटाइजर का उपयोग हम कर सकते हैं क्या? तो कुछ लोगों ने, अभी हम देखा है कि पांवों का उपयोग करके, पांव दबा के वो सैनिटाइजर शुरू करते हैं। उसको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, केवल वो ले लो और हाथ अपने वॉश कर लो। विद्यालय में इस प्रकार के सैनिटाइजर की उपयोगिता अभी आगे चलकर रहेगी, जिसको हाथ कोई न लगे। केवल इसको नहीं, पीने का पानी होता है, टंकी होती है, पीने का पानी लगाया होता है, उसको भी हाथ न लगाते हुए बच्चे कैसे पानी पी सकते हैं?
So we have to think of such ideas in the future. कोई बच्चा पानी के यहाँ जाकर पानी पीने के लिए अपना हाथ का स्पर्श नहीं करेगा, उसके सिवाय वो अपना पानी कैसे लेगा? ऐसी कई बातें हो सकती है। एलिमिनेशन। उसके बाद आता है एक एलिमिनेट क्या करना आज के संदर्भ में। पहले वो ठीक था, लेकिन आज कई बातें काल विसंगत हो गई है। जैसे जाति, प्रांत, लिंग, भाषा, इस पर अनेक प्रकार के भेद हैं। ये सारे भेद भी एलिमिनेट होने चाहिए, मिटने चाहिए, चले जाने चाहिए। दे शुड लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो एलिमिनेशन का उपयोग किया तो कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते। उसके बाद आता है रिवर्सल, उल्टा कर। कभी कभी हम देखते हैं कि कार्यक्रम होता है और बहुत बड़ा लंबा कार्यक्रम होता है और अंत में आभार प्रदर्शन वगैरह होता है, लेकिन लंबा कार्यक्रम होने के कारण आभार प्रदर्शन तक कुछ लोग रुकते नहीं। आभार प्रदर्शन शुरू होने के पहले ही चले जाते हैं। तो कई विद्यालय में ये अंत का कार्यक्रम पहले रखना शुरू किया, रिवर्स किया। कार्यक्रम के शुरू में जब परिचय होता है, प्रस्तावना होती है, उसी समय आभार प्रदर्शन जो आखिरी में होता है वो कभी कभी पहले करते हैं। तो ये रिवर्सल हो गया। ऐसा क्या क्या रिवर्सल हो सकता है? रिवर्सल इंजीनियरिंग कहते हैं। एक वस्तु कहीं से बना, वो लाया मशीन, वो सारा निकाला दिया और फिर उसी प्रकार वो जोड़ दिया। रिवर्सल इंजीनियरिंग। तो ऐसा क्या क्या रिवर्स कर सकते हैं हम? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सामान्यतः पढ़ाई में आचार्य प्रश्न पूछते हैं। आचार्य प्रश्न बच्चों को उत्तर ढूंढने के लिए प्रश्न लिखकर देते हैं और कहते हैं कि आप ये प्रश्न हमने दिए हैं, घर जाओ और होमवर्क पूरा करो, आप प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो क्या रिवर्स हो सकता है? जरूर हो सकता है। प्रश्न देने के बजाय यदि बच्चों को ही कहा कि ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ है, अभी इस पर आपको प्रश्न बनाने, तो उल्टा हुआ। आचार्य प्रश्न पूछने के बजाय बच्चे ही आपस में एक दूसरे को प्रश्न पूछेंगे, आचार्य को प्रश्न पूछेंगे, रिवर्सल हो गया। तो इस प्रकार से हो। और लास्ट में है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, पुनर्रचना। हम तो घर में भी कहते हैं, घर का फर्नीचर एक सेट किया है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद 1 साल के बाद लगता है कि अभी ये जो टेबल यहाँ है ना, वो वहां रखेंगे, वहां का टीपॉय यहाँ लाएंगे, यहाँ का सोफा वहां रखेंगे, वहां का सोफा यहाँ आएंगे, ये फैन यहाँ रखेंगे। सो ये करने से थोड़ा अच्छा लगता है, नयापन आता है। रीअरेंज। तो कक्षा खंड में रीअरेंजमेंट कर सकते हैं क्या? हमारे एक मित्र है जिन्होंने एक नया उद्योग शुरू किया है। वो क्या करते हैं, उनके पास 200 लगभग 200 फ्लावर पॉट्स हैं। वो फ्लावर पॉट्स घर में लोगों के, उसके कस्टमर्स हैं, उनके घर में जाकर उनके चयन के अनुसार फ्लावर पॉट देते हैं। 15 दिन के बाद वो फ्लावर पॉट ले जाते हैं, दूसरे रखते हैं। तो फ्लावर पॉट बदलते रहते हैं और मुझे रोज फ्लावर पॉट, नए नए फ्लावर पॉट खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। सो रीअरेंज कर। तो ऐसा अपने कक्षा खंड में कुछ रीअरेंज कर सकते हैं क्या हम? सीटिंग अरेंजमेंट इन द क्लासरूम। सामान्यतः आचार्य इस तरफ खड़ा होता है, बोर्ड होता है, सामने बच्चे बैठते हैं, ये हमारी पद्धति है सामान्यतः विद्यालय में। क्या इसमें हम ये रीअरेंज कर सकते हैं? कैन वी अरेंज रीअरेंज सिटिंग अरेंजमेंट? कैसे हो सकता है? तो समूह में बिठा सकते हैं, 2 बेंचेस एक दूसरे के सामने रखकर बैठ सकते हैं। समूह यानी मंडलाकार ऐसे प्रकार की रचना कर सकते हैं, या तो बच्चों को क्लास से बाहर ले जाकर बड़े हॉल में छोटे छोटे समूह में भी हम बिठा सकते हैं। तो ये सारा रीअरेंजमेंट में आता है।
तो ऐसे ये 11 शब्द हमने देखे हैं, और 11 शब्द ध्यान में रखने के लिए, to remember these 11 words, there is one simple word, and that word is scamper. I repeat, scamper. SCAMPER. अभी केवल ये जो ए है, 2 ए है, 3 एम है और आर 2 है, तो मतलब ये शब्द कैसा होगा? SCA² M³ PER²। तो ये क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, थिंकिंग इन अ न्यू इनोवेटिव वे, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक विशिष्ट प्रकार के माइंडसेट की आवश्यकता है। उसके बारे में पहले हमने किस प्रकार का माइंडसेट चाहिए ये भी हमने देखा है। सो लेट अस अप्लाई दिस कैम्पर प्रिंसिपल इन आवर पर्सनल लाइफ, हमारे निजी जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे संस्थात्मक जीवन में, और हमारे समाज और राष्ट्र जीवन में। यदि हमने इसका प्रयोग किया तो बहुत नई बातें, नए विचार, नए आविष्कार, नई चीजें और प्रश्नों के हल भी हमें मिल सकते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। और मुझे लगता है कि एक इतनी बढ़िया और विस्तृत व्याख्या स्कैम्पर के नाते और एक नए तरीके से इस विषय को सभी के सामने रखा, एक सरल तरीके से, तो सभी को ये विषय रुचिकर भी लगा होगा और ये भी अब लग रहा होगा कि ये कोई कठिन काम नहीं है। ये तो वही काम है जो हम कई बार करते रहते हैं, लेकिन बस हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, उसका एक सूत्रबद्ध और किया है उसका जी। तो अब अपने क्रम में अब ये प्रश्नोत्तरी शैली, किसी के मन में कोई विचार, ये कोई प्रश्न है, कोई स्पष्टीकरण, कोई विषय समझ में नहीं आया, जोड़ भी सकते हैं इसमें, ऐड भी। हाँ, कुछ कह रहे थे भाई साहब, दिलीप जी भाई साहब? हाँ, जोड़ भी सकते हैं लोग इसमें। हाँ, कुछ जोड़ भी सकते हैं। अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं या रेज हैंड करके वो जो ऑप्शन है उसको बता सकते हैं। तो मैं दिलीप जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो फिर उस विषय को और क्लैरिफाई करने का प्रयास करें। महेश जी मेरे ख्याल से राजनगर से हैं, तो महेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी भाई साहब। हाँ बोलिए। ऑलरेडी भाई साहब से पुनः उसी का निवेदन है कि 11 शब्द बताए, 11 लेटर बताए भाई साहब ने, तो एक कोई लेटर छूट रहा है, दोबारा चाहूंगा वो रिपीट कर दो, उसकी स्पेल कर दो शब्द को, इस कैंपर को। मैं लिखता हूँ, क्या देता हूँ वो स्कैम्पर शब्द। एक मिनट भाई साहब, मैं उसको लिख देता हूँ तो शेयर सबको समझ में आ जाएगा। SCA²। हाँ, ये सभी को ये दिख रहा होगा, मैं लिखता हूँ SCA² मुझे लगता है ये सभी को दिखा है ये। जी जी भाई साहब दिख रहा है। ठीक भाई साहब, सो मच थैंक यू भाई साहब, थैंक यू जी। और किसी का? हाँ, भोपाल शास्त्री जी बोलिए, अनम्यूट। हाँ, क्रमांक 8
क्रमांक 8 पर बताया था, पी से एक बार बता देंगे, पी से क्या बताया था, पी से क्या बनना है क्रमांक 8 पर? आर आर पी 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 यानी पुट टू अदर यूज, पुट टू अदर यूज, दूसरे प्रकार से उपयोग कर। पुट टू अदर यूज, जी, दूसरे टू अदर यूज, ओके, दूसरे के उपयोग में दूसरे प्रकार से उपयोग में लाना। अन्य उपयोग करना, ठीक है जी। और राजीव जी बिलासपुर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। भाई साहब, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं, कुछ आचार्य जी ऐसे हैं जो अपनी पुरानी पद्धति पे ही चलते हैं। आज के समय में वो अपने आप को जो है क्रिएटिव थिंकिंग नहीं लाने चाहते, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये तो यदि ठीक है, वास्तव में आज आवश्यकता ये है कि यदि हमने परिवर्तन नहीं किया काल के अनुसार, तो वी विल एक्सटिंग्विश, हम खत्म हो जाएंगे। द ओनली थिंग कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज चेंज, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। परिवर्तन यही एक मात्र स्थायी चीज है, तो इसका कोई विकल्प नहीं है, हमें बदलना ही चाहिए, बदलना ही चाहिए। मीनाक्षी यादव जी प्रधानाचार्य में है हापुड़ इस समय, उन्होंने चैट में लिख करके भेजा है, भाई साहब काइंडली elaborate the difference between combination and addition, more or less these are looking same। हाँ, या तो कुछ हद तक जो सेम भी होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में दो अलग अलग जो बातें हैं, चीजें हैं, वो इकट्ठा लाई। एडिशन में जो एक चीज है उसमें और जोड़ते जाना है, बहुत अंतर नहीं है उसमें, बहुत अंतर नहीं है। ठीक। प्रभात जी पूछना चाहते थे। प्रभात जी किधर है? हाँ, प्रभात जी अनम्यूट किया है, आप बोलिए। जी नमस्कार भाई साहब, मैं अरे प्रभात जी मुझे कल आपकी याद आई थी। अच्छा भाई साहब, धन्यवाद। आज प्रभात जी का जन्मदिन भी है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, धन्यवाद। लेकिन भाई साहब कोरोना काल में जो है हैप्पी बर्थडे मन नहीं सकता। हाँ प्रभात जी पूछिए। भाई साहब, जो ये 11 सूत्रीय हमें रचना मिली है, जो फॉर्मूला है, तो ये दोनों पे एप्लीकेबल हो सकता है, स्टूडेंट्स पर और टीचर पर। जी, ये फॉर्मूला हम बालक पर भी प्रयोग कर सकते हैं, और क्या केवल अध्यापकों पर भी प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, ये कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज इट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। यूनिवर्सल है सर। जी जी, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। तो बच्चों को भी इसी प्रकार से मोटिवेट किया जा सकता है कि ये 11 फॉर्मूले बताकर। और एक आवश्यकता नहीं कि 11 रहे, आप उसके 15 भी बना सकते हैं या 10 बना सकते हैं, कम करके। कोई हार्ड एंड फास्ट रिजिड नहीं है। विजय जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। विजय जी नहीं आवाज आ रही। हाँ, अरुण जी भाई साहब हमारे शिशु शिक्षा समिति के माननीय, वो कुछ कहना चाहेंगे। विजय जी 1 मिनट, आप थोड़ी देर बाद रुक करके कीजिए एक बार। विजय जी थोड़ी देर बाद। हाँ अरुण जी भाई साहब, अरुण जी, हेलो अरुण जी अनम्यूट कीजिए। अरुण सोलंकी जी भाई साहब अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हो गया। आप बोलिए।
ये एक जो बात आई थी भाई साहब बीच में कि बच्चों में कल्पना शक्ति और गलती करने की छूट देना, तो ये विषय बहुत आगे का है, भविष्य का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो वर्तमान में जो स्थिति है, स्कूल और अभिभावक दोनों ही इस बात से को करना नहीं चाहते, और जो बच्चे उस तरफ को जाना भी चाहते हैं तो उनका दबाव अभिभावक का भी ये रहता है कि केवल हम बच्चे को सफल देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें गलती करने की छूट देने में कुछ असफलताएं भी जुड़ जाती हैं, तो इस तरफ से बहुत दबाव रहता है। तो इस कारण से ये प्रयोग बहुत ज्यादा सफल हो नहीं पा रहा है। जी ठीक है, थोड़ा इसमें अभिभावकों को भी इस प्रकार का कुछ प्रशिक्षण देना चाहिए। जी जी, अभिभावकों के सामने भी इस प्रकार के कुछ विषय यदि रखे हमने, क्या है हमारे जो विषय अभिभावकों के सामने होते हैं वो एक मोनोटोनस कुछ विषय होता है, उससे हटकर अलग अलग प्रकार के विषय उसके अभिभावकों के प्रशिक्षण में आने चाहिए। ठीक, पूरनदत्त शर्मा जी, पूरनदत्त शर्मा जी, ठीक, बोलिए। पूरनदत्त, हेलो, हाँ पूरनदत्त जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सोमगिरी जी, हेलो, हेलो, सोमगिरी जी, हाँ भाई साहब, सोमगिरी जी बोलिए। जी जी भाई साहब से एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना था हेल्प के लिए जो है, जैसे डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंस क्लियर हो जाए। क्या क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग में डिफरेंस? हाँ, वो थोड़ा समय अलग चाहिए उसको, स्वतंत्र। क्रिएटिव थिंकिंग यानी क्या कहेंगे हम, नई नई दिशा में सोचना। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव में प्रतिभा का ज्यादा उपयोग होता है, और क्रिटिकल थिंकिंग में बुद्धि का अधिक होता है। क्रिटिकल थिंकिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। थैंक यू सर। भाई साहब, पूरनदत्त जी आवाज आ रही है आपको, बोल सकते हैं? नहीं आ रही है। पूरनदत्त जी आवाज आ रही है आपकी, बोल सकते हैं? नहीं, बोलिए। बोलिए पूरन जी, बोलिए। बोलिए आप बोलिए। नहीं, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, पूरनदत्त जी को विजय जी अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए विजय जी। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब ये है कि भाई साहब अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि बालक के मन में 2 प्रकार के भय होते हैं, लेकिन भाई साहब ये लिखते में मुझसे छूट गया, तो भाई साहब से निवेदन है तुम्हारा बता दें तो अच्छी। हाँ, एक तो फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, लोग हंसेंगे, एक भय, और दूसरा होता है यदि मैंने कुछ कहा तो गलत हो जाएगा। आ गया, सुनाई पड़ा? विजय जी क्लियर हुआ? हेलो, आप बताइए उनको। विजय जी क्लियर? एक तो लोग हंसेंगे, एक भय, दूसरा फियर ऑफ फेलियर जी, कि मैं असफल हो सकता हूं, एक ये भय होता है, और दूसरा फियर ऑफ व्हाट अदर्स विल से, लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। जी पूरन जी, अब आवाज आ रही है?
पूरन जी, आवाज आपकी नहीं उनका आप चैट का उपयोग कर सकते हैं यदि आपको। ठीक है, केशव जी कुछ कहना चाहते थे। केशव जी, केशव जी अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। मेरा भाई साहब प्रश्न का जिज्ञासा है कि अभी जैसे आपने बताया कि समस्याओं को ढूंढना, उनको पहचानना, उनको समझना, तो क्या समस्या ढूंढी जा सकती है? समस्या तो सामने आती है तब पता चलता है समस्याएं। समस्या को एडवांस में कैसे ढूंढे? नहीं, कुछ समस्या ढूंढना का मतलब है कभी कभी समस्या होती है लेकिन अपने समझ में नहीं आती है, दे गो अननोटिस्ड। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, जब तक समझ में नहीं आती तब तक तो पता ही नहीं चलता है समस्या है। हाँ, समझ में नहीं आती, इसलिए वो आइडेंटिफाई करना भी कभी कभी आवश्यक, चिन्हित करना। और किसी ने कोई प्रश्न? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ भाई साहब, एक जिज्ञासा ये, अभी जैसे डॉक्टर अरुण जी ने पूछा था कि गलती करने का साहस चाहिए। गलती करने से भी बहुत सारी बातें ठीक होती है, आगे साहस होता है तो काम करता है। ऐसा क्यों है कि जब भी कोई गलती करने का केशव जी आपका लिंक डिस्टर्ब आ रहा है, बहुत कमजोर है आपका नेटवर्क, इसलिए नहीं सुना है। हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है, बोलिए। अब मेरा प्रश्न जैसे अरुण सोलंकी जी ने पूछा वही है लगभग, कि गलती करने का जब साहस करते हैं तो गलती तो जो काम करेगा, काम करते हैं उसमें गलती कहीं हो जाती है तो कहीं भी किसी स्तर पर ये अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलता कि भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे ठीक हो जाएगा? क्योंकि ये एक ऐसा सतत अभ्यास है, अगर किसी बड़े को ये एहसास होगा तो अपने छोटों को कराएगा, लेकिन कहीं किसी स्तर पर देखा नहीं जाता कि गलती करने के बाद कहीं अप्रिसिएशन मिले या आगे करने की प्रेरणा मिले। ऐसा क्यों होता है? मानव स्वभाव नहीं है। ये स्वभाव है। आज केशव जी जो विद्यालय में अपने जो विषय हम लेते हैं ना, यानी बच्चों के लिए जो हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री, पोएट्री इस प्रकार के विषय होते हैं, उसके अलावा ऐसे कुछ अलग प्रकार के विषय भी रखने चाहिए। उसका आयोजन कब कैसे करेंगे, किनके लिए करेंगे, छोटे छोटे विषय, जैसे आपने कहा समस्याएं, तो समस्या यह विषय लेकर एक प्रेजेंटेशन बच्चों के लिए होना चाहिए। गलती ये लेकर, गलतियां इस विषय को लेकर कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ वर्कशॉप, कुछ इस प्रकार का पाठ्यक्रम बच्चों के सामने आना चाहिए, ताकि आपने गलती क्या की, ये गलती आपने कैसी की, आगे न होने के लिए क्या करना पड़ेगा, गलतियां कैसी होती है, गलतियां करना इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। ऐसे मुझे लगता है कि जो इस प्रकार के जो विषय है, छोटे विषय, उसके मॉड्यूल्स भी बनाने चाहिए। जैसे कि आज अपने विद्यालय में जिस प्रकार के आचार्यों के बीच में, बच्चों के बीच में विषय रखे जाते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार के भी छोटे विषयों के मॉड्यूल्स बन के क्लास वाइज रखने की आवश्यकता लगती है। एक चीज और मैं जरा क्लैरिटी उसमें चाहता हूँ दिलीप जी भाई साहब, कि गलती करना चाहिए और उसको माफ करके और उसको आगे सुधार के लिए प्रेरित भी करना चाहिए, लेकिन क्या एक ही गलती को बार बार यदि व्यक्ति करता है तब उस समय मुझे लगता है कि फिर वो गलती नहीं हो रही, वो उसकी नीयत बन रही है। हाँ वो तो है। तो फिर उस समय उसके बारे में विचार करना चाहिए। इसलिए वो कहावत भी है
टू एयर इज ह्यूमन, ठीक है। दूसरा पार्ट उसका है, दूसरा पार्ट है टू एयर इज ह्यूमन, लेकिन टू रिपीट द सेम एरर इज द वर्च्यू ऑफ एन एस। गलती करना बहुत सामान्य बात, लेकिन आप जो कह रहे हैं वही गलती बार 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 करना, ये गधे का लक्षण है। ठीक, पुरंदर जी अब आपका क्लियर है क्या? आवाज आ रही है क्या? अनम्यूट करो। पुरंदर जी अनम्यूट करो। पुरंदर जी अनम्यूट नहीं हुए हो आप। ठीक है, उनका कुछ प्रॉब्लम, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है इसका नेटवर्क का, तो ठीक है। हाँ वही भाई साहब। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। भाई साहब मेरा ये बस इसमें था जी कि जैसे अभी भाई साहब ने बताया था कि अभी महाराष्ट्र में पूना जिले में एक विद्यालय 365 दिन चलता है। हाँ। और विद्यालय का समय 6 के स्थान पर 12 घंटे कुछ विद्यालयों का चलता है। अब तो इस समय कोरोना काल है, लेकिन हमने कुछ रविवार में भी अगर आचार्यों को बच्चों को बुलाया तो उसका भी अभिभावकों को भी आचार्यों को बड़ा कष्ट होता है। तो इस विषय में क्या किया जा सकता है? आपके ये जहां वही संभव है जहां आचार्यों की, अभिभावकों की मानसिकता उस प्रकार की। जी जी। हाँ। तो ये मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सब स्थान पर ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है, इन स्थानों पर हुआ भी है। ठीक है, तो अब हम इस सत्र को पूर्णता की ओर ले जाते हैं और शांति मंत्र की पंक्तियों को दोहराते हुए हम लोग साथ साथ बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु